प्यारे बालकों, नमस्कार। कल का वीडियो आपने देखा होगा, आपको अच्छा लाभ हुआ होगा। सरल भाषा में मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया था और आज मैं आपके नया चैप्टर लेकर आया हूँ। उसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। कल पढ़ा था अपन ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसमें भी आपको विस्तार से बताया था और सरल विधि से बताया था। आज भी मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बिल्कुल सटीक और सरल विधि से इसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है बच्चों, दो वाक्य होते हैं। इस काल के अंदर दो वाक्य होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, भूतकाल में समाप्त हुए होते हैं। दोनों के दोनों वाक्य भूतकाल में समाप्त हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपको बता दूं, राम के आने से पहले मैं जा चुका था। तो राम के आने से पहले एक वाक्य हो गया और मैं जा चुका था ये दूसरा वाक्य होगा। और दोनों के दोनों वाक्य ही भूतकाल में समाप्त हो रहे हैं। यानी राम के आने से पहले, राम आया नहीं उससे पहले, और मैं जा चुका था वह भी पूरा हो गया है। राम आया ही नहीं और उससे पहले मैं जा चुका था। तो इस तरह से ये वाक्य, दोनों के दोनों वाक्य जो भूतकाल में समाप्त हुए हुए प्रतीत होते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर क्या होता है, पहचान के रूप में क्या करते हैं, जब हिंदी के वाक्य आते हैं तो इसके अंदर हिंदी के वाक्य या क्रिया के अंत में क्या होता है, चूका था, चूके थे, चूकी थी आदि शब्द आते हैं। इनके आधार पर हम ये जान जाते हैं कि ये वाक्य है जो क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं। और इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है जो क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में हेड नोट का प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या करते हैं, हम हेड का वाक्य के पूर्व में प्रयोग करते हैं और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए, ये मेन वर्ब है, ये मुख्य काम करती है इसमें। पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर तो आपको बताया था कि क्रिया का पहला रूप होता है और उसके साथ में आईएनजी लगाए जाते हैं। और परंतु आपको सिंपल पास्ट में बात बताई थी मैंने कि सिंपल पास्ट में क्या होता है, क्रिया का जो मेन क्रिया होती है उसका दूसरा रूप हम काम में लेते हैं। परंतु इस काल के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हम यहाँ पर मेन क्रिया का तीसरा रूप काम में लेते हैं। जैसे कि गो शब्द आया हुआ है, गो एक क्रिया है, गो, वेंट और गॉन। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये गो पहली क्रिया का पहला रूप है, ये दूसरा रूप है, ये है इसका तीसरा रूप। तो इस काल में हम क्रिया का यानी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप जैसे गॉन आया है उसको हम काम में लेंगे। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि इस काल पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर क्रिया का तीसरा रूप ही हम काम में लेंगे। अब चलिए बच्चों, अपन इसके बारे में एक जानकारी और लेते हैं। इस काल के अंदर क्या होता है कि बिफोर व आफ्टर का प्रयोग मुख्यतः होता है, क्योंकि इसमें दो तरह के वाक्य काम करते हैं। अभी आपको मैंने बताया था। तो इस तरह से दो तरह के वाक्यों में हम क्या करते हैं, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग करते हैं। तो ये काल इसके अंदर पूर्ण होता है और इसके वाक्य भी पूर्ण होते हैं। तो इन बिफोर और आफ्टर के लिए मुख्य बातें क्या है बच्चों, यदि जान लीजिए आप। इसमें क्या होता है कि जब किसी वाक्य में बिफोर आता है, दोनों वाक्यों के बीच में या वाक्य में बिफोर आ जाता है, तो बिफोर से पहले वाक्य में हम क्या करते हैं, हेड का प्रयोग करते हैं और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग उसके साथ में करते हैं। इसी प्रकार से जब मान लीजिए आफ्टर आता है, तो आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हेड का प्रयोग किया जाता है। तो आपको ये विशेष बात रखना है कि बिफोर आता है तो पहले वाक्य में आपको क्या करना है, चूका चूकी वाला जो वाक्य है, चूका था, चूकी थी, चूके थे इत्यादि शब्द वाला जो वाक्य बनता है उसमें आपको हेड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और आफ्टर आता है तो उसके बाद वाले वाक्य में चूका था, चुकाते आएगा और उसमें आपको क्या करना है, हेड का और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो ये आपको मुख्य रूप से बात ध्यान रखना है। तो इसमें आपको अपने सेंटेंसेज जो है 4 प्रकार के होते हैं, उनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी पहले दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए, राम के आने से पहले मोहन जा चुका था। तो देखिए जा चुका आया हुआ है, इसका मतलब ये वाक्य तो अपन समझ गए हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और अब इसके बाद आपको मैंने जो अभी ऊपर वाली बात बताई है कि पहले बिफोर
बिफोर वाक्य में आता है तो आपको क्या करना है, इसके पहले वाले वाक्य यानी अंग्रेजी का जो पहला वाला वाक्य बनेगा उसके अंदर आपको क्या हैड का प्रयोग करना है और क्रिया का तीसरा रूप लिखना है। देखिए राम के आने से पहले मोहन जा चुका था, तो मोहन जा चुका था ये आया, तो इसको आपको देखना है मोहन हैड गॉन बिफोर राम केम। तो यहाँ देखिए मोहन पहले जा चुका है, तो यहाँ मोहन हैड और गॉन का प्रयोग आया तीसरे रूप का, और बिफोर से पहला आया ये वाक्य। तो मैंने आपको अभी बताया था अंग्रेजी में भी आपको क्या करना है, इस तरह से जो वाक्य पहला था उसमें आपको क्या करना है, वर्ब का तीसरा रूप लगाना है और हेड का प्रयोग करना है। और उसके बाद वाले वाक्य में क्या करते हैं, हमें सिंपल पास्ट की क्रिया का रूप यानी सेकंड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कम और केम, राम केम आया, राम के आने से पहले मोहन है जो जा चुका है। इसी तरह से देखिए तो नीचे शिक्षक आने से पहले विद्यार्थी जा चुका था, तो स्टूडेंट हैड गॉन बिफोर टीचर केम, अध्यापक या शिक्षक के आने से पहले विद्यार्थी जा चुका था, तो स्टूडेंट हैड गॉन, जा चुका था, हैड गॉन, और बिफोर से पहला आया ये वाक्य इसलिए इसमें हैड गॉन का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आप आफ्टर का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों ये इसके बाद में आपको इसको हटा रहा हूँ, आप लिख लीजिए। अब अपन इसको प्रत्येक वाक्य वाइज इसका विश्लेषण कर लेते हैं ताकि आपके समझने में सरलता होगी। ये भी आप लोग उतार लीजिए, तब तक मैं एक सेंटेंस का आपको यहाँ उदाहरण दे देता हूँ बाद में। यहाँ पे पहला हमारा जैसे वाक्य पढ़ता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करते हैं आपको मालूम है, साधारणतः इसमें हेड का प्रयोग और हेड का प्रयोग व क्रिया का, मान लीजिए मुख्य क्रिया का तीसरा रूप काम लेते हैं। जैसे श्याम जा चुका था, तो अंग्रेजी क्या होगी, श्याम हैड गॉन, श्याम जा चुका था। यहाँ पर देखिए मुख्य क्रिया का तीसरा रूप आ गया और हेड आ गया, फुल स्टॉप आप लगा दीजिए। मैं पढ़ चुका था, तो क्या होगा, आई हैड रीड। देखिए बच्चों इसके बारे में आपको पहले बताया था, रीड के तीन रूप एक ही रहते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आया है, रीड। तो रीड तीनों रूपों में एक ही रहता है, इसलिए आई हैड रीड में पढ़ चुका था। वह पुस्तक पढ़ चुका था, तो देखिए ही हैड रीड टू बुक, वह पुस्तक को पढ़ चुका था। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि एक पहले वाले टेंस में आपको मैंने बताया था सिंपल पास्ट टेंस में, और उसी प्रकार से यहाँ भी आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जब हेड क्रिया का प्रयोग जो है सहायक क्रिया के रूप में करते हैं तो इसका प्रभाव एक वचन और बहुवचन पर नहीं पड़ता है। यानी हमारे को एक वचन में और बहुवचन में समान रूप से ही किसका प्रयोग करना है, हेड का ही प्रयोग करना है। अब देखिए आगे, वे मेड़ता जा चुके थे, तो क्या लिखेंगे, दे हैड गॉन टू मेड़ता, मेड़ता, इस तरह से आपका फुल स्टॉप। तो हेड और गॉन ये दोनों बातों का आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है। लिख लीजिए। इसके बाद अपना दूसरा वाक्य आता है,
दूसरा वाक्य बनता हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हैड और नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के जस्ट बाद करते हैं। जैसे वह नहीं लिख चुका था, तो अंग्रेजी होगा इसका ही हैड नॉट, राइट का हो जाएगा रिटन, ही हैड नॉट रिटन, वह नहीं लिख चुका था। तुम कहानी नहीं बोल चुके थे, तो अंग्रेजी के यू हैड नॉट, बोलने का मतलब स्पोकन, तो हैड नॉट स्पोकन स्टोरी, तुम कहानी नहीं बोल चुके थे। हम घर नहीं जा चुके थे, तो अंग्रेजी का वी हैड नॉट गॉन टू होम, हम घर नहीं जा चुके थे, इत्यादि शब्द प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो वाक्य प्रयोग किया गया है इसमें आपके नेगेटिव इस प्रकार से आता है। उतार लीजिए बच्चों। इसके बाद हमारा तीसरा वाक्य होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या करते हैं बच्चों, हेड जो शब्द हमारी क्रिया है इसको वाक्य के पूर्व में लिखा जाता है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब इसमें हेड का प्रयोग वाक्य के बीच में करते हैं तो हेड का जो लेटर है एच उसको स्मॉल लिखेंगे, परंतु जब इसको हम इन फ्रंट ऑफ दिस सेंटेंस कर देंगे यानी इंट्रोगेटिव बना देंगे तो इसका जो पहला लेटर है एच उसको आपको कैपिटल लिखना है। और वाक्य, दूसरी बात इसमें आती है, वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो देखिए जैसे क्या वह अंग्रेजी पढ़ चुका था, ये प्रश्नवाचक आ गया उसमें, तो यहाँ पे इसकी अंग्रेजी होगी हैड ही रीड टू इंग्लिश, ये आपका प्रश्नवाचक होगा। क्या तुम शहर जा चुके
थे। तो आएगा हैड यू गॉन टू सिटी, हैड यू गॉन टू सिटी, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो हैड आई taught, had I taught English, had I taught English, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा चुका था। तो इस तरह से बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य आपको बनाना है। तो वाक्य के पूर्व में आपको हेड हेल्पिंग वर्ब को लाना है और वाक्य के अंत में क्या करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना है। तो देखिए ये वाक्य आपके लिए क्लियर हो रहे हैं, इनको आप पढ़िए। इसके बाद आपको अगला जो है वाक्य में लास्ट आपका वो बताना चाह रहा हूँ, जो भी देखिए आप कैसे। इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव चौथा वाक्य बनता हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसमें दोनों वाक्यों को मिलाकर के हम वाक्य बनाते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हेड का प्रयोग तो आपको करना ही है। बिफोर द हेड यूज टू बिफोर द सेंटेंस। आफ्टर of the sentence you use to question mark and between the sentence tense you should use to not before the subject। तो बच्चों इस तरह से आपको इन बातों का ध्यान रखते हुए इस सेंटेंस में आपको वाक्यों का जो प्रयोग है करना है। तो देखिए इसमें अपन ये कुछ प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें आपके जो वाक्य प्रयोग है चौथे में अपन कर लें, क्या वह कहानी नहीं पढ़ चुका था। तो अंग्रेजी इसका क्या हो जाएगा, हैड ही नॉट रीड टू स्टोरी। यह आपका हो गया प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या मैं पढ़ा नहीं चुका था। अंग्रेजी में क्या, हैड आई नॉट टॉट
हैड आई नॉट टॉट, क्या मैं पढ़ा नहीं चुका था। तीसरा वाक्य ले लीजिए, क्या तुम खाना नहीं खा चुके थे। तो देखिए इस तरह से, हैड यू नॉट ईटन फूड, ये आपका प्रश्नवाचक। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपको क्या करना है, इन वाक्यों का प्रयोग इस तरह से कर लेना है और इनको बार बार आप रिपीट करेंगे, देखेंगे, लिखेंगे तो आपके यह जो है लेसन समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा बच्चों। अब देखिए इनके मैं सभी के आपको सुविधा के लिए याद करने के लिए स्ट्रक्चर्स लिख देता हूँ। तो देखिए ये आपने उतार लिया होगा, अब लिखिए आप स्ट्रक्चर्स। पहला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। दूसरा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसी तीसरा है इंट्रोगेटिव लीजिए तो आप क्या करना है, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल प्रश्नवाचक चिन्ह। इसी तरह से चौथा ले लीजिए आप, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो बच्चों इनको आप देख करके इनके अंदर अपने वाक्यों का प्रयोग भी आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें जो आपको मैंने पहले जानकारी दी है, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग आपको विशेष तौर से करना है। और इसमें दो प्रकार के जो वाक्य है ज़्यादातर इसमें आते हैं, उनका प्रयोग आप समझ करके उस हिसाब से प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को आराम से आप देखें, बार बार देख करके इसको याद करें। धन्यवाद।